पुराना कहावत है, पुराना मुहावरा है कि फिजाओं में बड़ा तनाव है, जरा पता करिए कहीं देश में चुनाव है। जी हाँ, इन दिनों देश में चुनावी माहौल बना हुआ है और भारत में लोकतंत्र के महापर्व पर महाआहुतियां देने के लिए मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं। फैसले की घड़ी चल रही है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, तो विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस प्रहार कर रहा है कि हाथ बदलेगा हालात। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच, सियासी समीकरणों के बीच यूएई में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और इंडियन पीपल्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र वैद्य जी भारत आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव के दरमियान वो लगातार एक्टिव हैं और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं जितेंद्र वैद्य जी से और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि 7 समंदर पार क्या भारत के नाम का डंका बज रहा है दुबई में, यूएई में। सबसे पहले जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूएई से भारत में लौटे हैं, कैसा लग रहा है स्वदेश लौटकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, एमपी न्यूज जी बहुत अच्छा कर रही है। मध्य प्रदेश में जहाँ जाओ जी आपके बारे में सुनने को मिलता है। जी जी और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे को 2018 के चुनाव में जी वक्त दिया। फिर 2019 में मैं आया, तब आपने मुझे कवर किया। जी 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 23 में आया, तब भी कवर किया, और आज 24 में आया हूँ, तब भी कवर कर rहे हैं। आपने हर डिबेट में भी मुझे लिया। जी तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल। और जहाँ तक यूएई में भारत का सवाल है, तो पिछले गए 75 सालों में जो वक्त भारत और यूएई के रिलेशनशिप का आज हो रहा है, वैसा कभी आज तक नहीं हुआ। ओके। क्योंकि जो रिश्ते, जी जो दोस्ताना रिश्ते हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने डेवलप किए हैं, उसकी मिसाल अब दूसरे देशों में दी जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे याद आ रहा है कि फरवरी 2024 में ही एक बड़ा इवेंट जो है अबू धाबी में होता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक रोड शो दिखाई देता है। हुजूम उमर पड़ता है और उस पूरे कार्यक्रम की कमान जो है आपके कंधों पर रही, उसकी जिम्मेदारी। तो जितेंद्र वैद्य जी ने कैसे इसका एक्शन प्लान बनाया था और जब पीएम की उस धरती पर कदम पड़े तो क्या वहां पर नज़ारा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए अहलेन मोदी इस इवेंट को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब अहलेन मोदी जी के नाम लेते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा एक ड्रीम था। ओके। हमने प्रपोज किया था सितंबर में कि हम, क्योंकि जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी 14 फरवरी को जी मंदिर बीएपीएस का जो मंदिर बन रहा है, जी, उसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए आने वाले थे। जी, जी, तो हमने प्रपोज किया था कि हम यहाँ पे एक पब्लिक इवेंट करना चाहते हैं। ओके। तब थोड़ी बात आई गई। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है 30 नवंबर को दुबई विजिट पे थे, तब भी बातचीत हुई, और हमारे विदेश विभाग के जो हेड हैं, इंचार्ज हैं, श्री विजय जी चौथाई वाले से भी हमने रिक्वेस्ट करी और अल्टीमेटली हमको उसकी परमिशन मिली। आपको यकीन नहीं होगा जी, करीब 1800 वॉलंटियर्स ओके, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्होंने इस इवेंट को किया। और मैंने खुद अपना ऑफिस 30 दिन जी स्टेडियम से चलाया। ओके ओके। और 45,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन की मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान था, लेकिन लोग उस सब की परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी जी के प्यार में खींचे चले आए। कोई फुजेरा से आया, कोई रासल खेमा से आया, कोई दुबई से, शारजा से, अजमान से, हर जगह से चले आए। और जो प्यार नरेंद्र मोदी जी के प्रति मुझे लगता है यूएई में दिखता है, पूरी दुनिया में हम दावा कर सकते हैं कि एनआरआई जो यूएई में रहते हैं वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, किसी भी और कंट्री से ज्यादा। हम देख रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी की जीप में सवार होकर वो लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो आप एकमात्र ऐसे शख्स थे जो उनके पीछे कदम ताल कर रहे थे। ये पूरा नज़ारा कैसा रहा और कैसे आपको जो है पूरा क्रेडिट भी इस इवेंट का मिला? नहीं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला और ना मुझे चाहिए। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी का इवेंट करने में सबसे बड़ा रोल नरेंद्र मोदी जी का होता है। क्योंकि ये उनके प्रति प्यार है जो लोग आते हैं। और जहाँ तक उनका क्या बोलते हैं, जीप में घूमने का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी का एक स्टाइल डिफरेंट है। उन्होंने जब लोगों में इतनी एनर्जी देखी तो उनके मुंह से ये बात निकली उस समय कि भाई मेरे में और आपकी दूरी बहुत ज्यादा है,
मैं आप लोगों के बीच आना चाहता हूँ। तो फिर वो जो है जीप में निकले और हम उनको लेके निकले। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था वो, और उनका जो स्टेडियम में घूमना और जो लोगों का प्यार उमड़ना, वो आज भी ऐसा लगता है जैसे लाइव चल रहा है। बहुत सुंदर। तो चलिए अब थोड़ा यूएई से हम जो है भारत की तरफ लौटते हैं। अब इन दिनों आप स्वदेश में हैं, भारत की धरती पर, भारत की भूमि पर कदम आपने रख दिए हैं, और हम देख रहे हैं कि आप तो प्रचार कर रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए, पसीना भी बहा रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो आप तेलंगाना में नजर आए, फिर उसके बाद हैदराबाद, और अब एमपी, यानी कि हिंदुस्तान के दिल में आप एक्टिव हैं। किस तरह का आपको फिजाओं में माहौल दिखाई दे रहा है? अगर हम तेलंगाना से शुरू करें तो किस तरह से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा दावा है अब की बार 400 पार, क्या ये सपना होगा साकार? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि मैं अकेला नहीं आया हूं। मेरे जैसे हजारों एनआरआई अपना पैसा, अपना वक्त देके इस धरती पे नरेंद्र जी मोदी के समर्थन में आए हैं। और मतलब ये एक अलग ही माहौल है जब दुनिया के किसी और छोर से बंदा यहाँ आता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारा वहाँ रहता है, उसका परिवार वहाँ चलता है, लेकिन वो यहाँ आके नरेंद्र जी मोदी के लिए ये एक अलग ही प्रकार का वक्त भारत देख रहा है। जहाँ तक मेरे प्रचार का सवाल है तो मैं मैंने करीब 8 दिन मैंने तेलंगाना में दी, और करीब 17 आम सभाएं करी। और मैं माधवी लता जी के साथ भी रहा, एक फायर ब्रांड लेडी है, और असदुद्दीन ओवैसी के सामने जिस तरीके से की शख्सियत उनको चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने चूज करके उनको माधवी लता को खड़ा हुआ। और द वे शी स्पीक्स, जितनी कॉन्फिडेंट है, ये बताता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में नारी शक्ति के लिए क्या भाव है। अगर वहाँ किसी और को भी लाया जा सकता था जी, लेकिन आज माधवी लता जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो टक्कर दे रही हैं, मैंने उनके रोड शो में भी रहा और उनको मैंने बोलते हुए भी सुना है। मुझे लगता है कि हम वो सीट भी लेंगे। मैं निजामाबाद में भी रहा, और हमारे अरविंद जी हैं वहाँ से सांसद एग्जिस्टिंग है, और 72,000 से पिछली बार जीते थे। और मुझे लगता है कि द वे आई हैव सीन देम, लोगों का मैंने जो हुजूम 43 डिग्री टेम्परेचर में भी 20,000 लोगों का आना, ये बताता था कि वो 72 नहीं, इस बार 2 लाख से ज्यादा थे। तो ये तो हुई तेलंगाना की बात, ये हुई हैदराबाद की बात। एमपी में अभी आप कहाँ जाने वाले हैं, और एक एनआरआई होने के नाते भारतीय होने का कितना गर्व आपको होता है, और जब भाजपा के मंच से आप बोलते हैं तो लगता है वाकई में कि लोगों के दिलों को आपकी बात छूने वाली है? देखिए, कल और परसों भोपाल था, हमारी विदेश विभाग की टीम कुछ 6 देशों के प्रतिनिधियों को वहाँ लेके इलेक्शन प्रोसेस दिखाने आई। मुझे हंसी आती है जब राहुल गांधी और प्रियंका जी बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन जब बाहर के आके लोग देखते थे किस तरीके का निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, उन्होंने देखा, अप्रिशिएट किया। और मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी जो उपयोगिता है वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और नीमच। लेकिन अब इंदौर तो लोगों ने यहाँ वॉकओवर ही दे दिया, क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कल निकलूंगा और मैं गांव जाऊंगा। करीब 45 विलेजेस प्लान है जो उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच के हैं। और सभी जगह कोशिश करूंगा कि जो है जीत नहीं, मार्जिन और ज्यादा। मतलब जीत के लिए नहीं पसीना बहाएंगे आप, जो है मार्जिन को बढ़ाने के लिए मैदान। मुझे तो ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी, आप कोई भी पार्टी का नाम बता दें जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल उठ रहा है बार बार, अब जैसे कहा जा रहा है कि अगर जनता ने मैंडेट दिया, बहुमत आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो ऐसा पहली बार होगा इतिहास में कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री जो है मेजॉरिटी के साथ देश का नेतृत्व करेगा, एक पार्टी जो है लीडिंग पोजीशन में कंट्री में नजर आएगी। कैसे आप इसको देख रहे हैं, एनालाइज कैसे कर रहे हैं? आई वांट टू करेक्ट इट हियर। जी बिल्कुल। सी, पहली बार ऐसा जवाहरलाल नेहरू के टाइम हुआ, लेकिन यहाँ मैं करेक्ट करना ये चाहूंगा, उस समय सन 47 और सन 52 में नॉमिनेशन हुआ था, इलेक्शन हुआ। तो ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्स्ट टाइम हुआ। यस, फर्स्ट टाइम। और 57 में जब इलेक्शन भी हुआ तब उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं थी जिसकी बात हम कर रहे हैं। अब तो बम्पर मेजॉरिटी का दावा कर रहे हैं। तो ये पहली बार होगा। इसके पीछे आप समझें, पिछले कई दशकों में आप यदि चले जाएं
तो जब भी सरकार रिपीट हुई तब करप्शन के चार्जेस बढ़े, तब लोगों में विद्रोह की भावना होती थी कि इन्होंने इतना करप्शन कर दिया कि हम इसको हटाना है, जिसको एंटी इनकम्पेंसी भी बोला जाता था। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने साबित कर दिया कि रिपीट पावर करप्शन नहीं, विकास बढ़ाता है। आप देखिए, जो पहला 5 साल था वो उद्देश्य का था, लोगों को ऐसा लगता था कि इन्होंने जो मुद्दे दिए हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। जो दूसरा काल आया 19 का, वो भरोसे का काल आया। जब नरेंद्र जी मोदी ने जो बोला वो भरोसा दिया तो लोगों को भरोसा हो गया। लेकिन जब तीसरा काल आ रहा है तो जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो मोदी की गारंटी का काल है। जब जो बोल रहे हैं वो करके रहेंगे। ये अकेले प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जो किसी भी प्रोजेक्ट से जब जुड़ते हैं तो एवरी फोर्टनाइट, भले ही 1 मिनट हो या 2 मिनट हो, हर 15 दिन में उसकी अपडेट जरूर दी जाती है कि इसके आगे क्या हो रहा है। नहीं तो आपने देखा है पिछले कई सालों से, दशकों से आप तो न्यूज कवर कर रहे हैं कि लोग पत्थर लगा के उनका नाम लिखवा के भूल जाते थे। न तो वहां कुआं बनता था, न कोई धर्मशाला बनती थी, सिर्फ वो पत्थर ही रह जाता था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, आप किसी भी चीज को देख लीजिए। लेकिन अपोजिशन जो है वो भी होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक होता है प्रतिपक्ष का होना भी। आपको लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से धड़ाम हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ उदाहरण नहीं बन रहा है देश में जो भी कुछ हो रहा है? जी, विरोधी तो होना ही चाहिए, देयर इज नो डाउट। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका, जबकि हर हालत में उनसे चर्चा भी की जाती है, हर बात में उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो बड़े इज्जत से उनको रखते हैं। लेकिन क्या करें, जिस तरीके के मुद्दे ये उठाते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आता। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है कि ये कोई बात है क्या, कोई मतलब मेरे को तो आज तक इनके मुंह से निकली हुई एक बात ऐसी नहीं लगती जो किसी भी मतदाता को अट्रैक्ट कर रही है। मैंने तो उनके मुंह से ये भी नहीं सुना कि आप सुबह निकल के जो है वोटिंग कर लीजिए। फालतू के जो है पर्सनल जो है आक्षेप लगाते बैठते हैं, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखिए, काम जो किया है, वो जो बताया है वो किया है, तब इनके पास मुद्दे ही नहीं रहते हैं। क्या करें? लेकिन एक इंडिया अलायंस पिछले दिनों बना था, हालांकि पूरी तरह से उसका आवरण देश पर नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है कि वाकई में राहुल और प्रियंका, ये दोनों भाई और बहन की जो जोड़ी इन दोनों मैदान में नजर आ रही है? जैसे रायबरेली सीट पर अब खुद राहुल गांधी फाइट करेंगे, वायनाड से तो लड़ ही रहे हैं। अब मोदी जी का उन पर कटाक्ष आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भागना छोड़िए, डरिए मत, भागिए मत। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पर्सनल एक दूसरे के ऊपर भी तो वार कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? अलायंस का भी सीन है और एक तरफ केवल एक नेशन का एक आदमी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्यों भाग रहे हैं भाई? अमेठी से एक बार हार गए, भाग क्यों रहे हो? आपको नहीं जाना चाहिए भाई। आप स्मृति जी से क्यों इतना डर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों डर रहे हैं। क्योंकि जब 14 में उन्होंने चुनाव लड़ा तब वो हारी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। वो लगातार गई, 2019 में जीती। 2019 में जीती। अब इनको ये मालूम है कि अमेठी का घर घर स्मृति जी का फैन, तो वहां से निकल गए। अब वो मदर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मदर बेचारी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की जो आप दुहाई दे रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिए, आप अच्छा काम करिए, आप लोगों के बीच में जाएं तो सही। कितनी बार गए आप अमेठी? ये भी तो बहुत देखिए आप। पिछले भाई आप जब हारे थे तो इसका मतलब थोड़ी कि आप कनेक्ट छोड़ देंगे, ये क्या बात है? लेकिन वो तो बार बार आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार और आपकी पार्टी सीबीआई और ईडी का पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया जाता है, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके घर ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई की जांचें उनके खिलाफ शुरू कर दी जाती हैं। इज इट ट्रू? आप इसको एनआरआई होने के नाते सच्चाई देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। चारा घोटाला जो हुआ किसने किया? उनके खिलाफ कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल, शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने उनके खिलाफ याचिका करता हूँ कि आवाज नहीं, बट सारी चीजें जो शुरुआत हुई है उनके ऊपर जो 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 अब निर्णय आ रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे उठाए हुए मुद्दे नहीं है, ये तो पहले ही इन लोगों के साथ में जब ये विरोधी थे तब के उठे हुए हैं। अब ये साथ में आ गए तो जो है ये उनके पक्ष में बोलने लग गए।
जबकि हर वक्त उनका विरोध करते चले आए हैं। तो इसमें तो कोई मेरे को तो कहीं से कहीं तो कोई नजर ही नहीं आता। हर एजेंसी अपना निष्पक्ष काम कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार का निर्देशन तो होता ही है किसी भी जांच एजेंसी की दिशाओं को जो है बढ़ाने के लिए। भ्रष्टाचार के लिए यदि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आएगा। और अभी तो मोदी जी बोल भी चुके हैं कि अभी तो और बाकी है जिन जिन लोगों ने किया है। मतलब अभी तो ये शुरुआत है। ये तो शुरुआत है भाई। डेफिनेटली यदि आपने देश के लिए कुछ किया है, नरेंद्र मोदी जी एक पर्याय बने हैं देशभक्त और देश प्रेम का। वो किसी को भी बख्शने की बात नहीं करती जिसने गलत किया है। आपने गलत किया तो भुगतेंगे आप, क्योंकि ये प्रजा का, ये आपके मतदाताओं का पैसा है जिसको आप यूज कर रहे हैं। यदि आप उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तब मतलब ये जो आरोप है पूरी तरह से निराधार है, आपका ये कहना है। 100% नरेंद्र मोदी जी एक निष्पक्ष नेतृत्व है उनका और बहुत ही दमदार व्यक्तित्व के मालिक है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं, उसके बच्चे भी इस बात को याद करके गर्व करेंगे कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए। बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप जिस फोरम को बिलोंग करते हैं, जिसके प्रेसिडेंट हैं, इंडियन पीपल्स फोरम, जिसका झंडा आप बुलंद कर रहे हैं दुबई में, यूएई में, जिसका नाम का डंका बज रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि जो भारतीय नागरिक हैं वो भी समझ पाए कि जब 7 समंदर पार उनका भी जब कभी आबू धाबी आना हो, यूएई जाना हो, तो कैसे इंडियन पीपल्स फोरम उनकी मदद कर सकता है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा एनआरआई यूएई में बसते हैं जी, 3.6 मिलियन। ओके। और इंडियन पीपल फोरम हमने 2013 में चालू किया था जी जी। और आज यूएई का एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एग्जिस्टेंस अक्रॉस द कंट्री है। साथ ही एमिरेट्स में हमारी ब्रांचेस। उसके अलावा अब जैसे कोई एक तमिलियन को कोई परेशानी है, वो मुझे कॉल करेगा और यदि वो हिंदी और इंग्लिश नहीं बोलता है तो मुझसे तो मैं समझ पाऊंगा ना वो समझा पाएगा। तो इसकी जरूरत हमने स्टेट काउंसिल से पूरी करी। हमारी 14 स्टेट काउंसिल्स, 14 प्रदेशों की स्टेट काउंसिल है और हमारे एजेंडे में 29 स्टेट काउंसिल्स हैं जो भविष्य में आने वाली है। तो 14 स्टेट काउंसिल्स, उन्हीं के लोग उसको मैनेज करते हैं, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और इमीडिएट कोशिश करते हैं हम रिजॉल्व करें। हमारे पास हमारा डॉक्टर सेल, जो हमारे वहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लू कॉलर ब्रदर्स हैं। तो उनकी सेवा के लिए हमने डॉक्टर सेल रखा है, हमने लीगल सेल रखा है, जिसको हम फ्री कानूनी राय देते हैं। और यदि जरूरत पड़ता है, जैसे किसी ऑनर ने कोई परेशानी दी है, उसको सैलरी नहीं दी है, वीजा का इशू है, तो हम यदि उसके पास पैसा नहीं है तो हम लॉयर भी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। उसके अलावा कोरोना में हमने 8 इंडिपेंडेंट फ्लाइट चलाई थी जो सपोर्ट करती थी वंदे भारत यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मिशन को। उसके अलावा हमने कई कंटेनर्स की किट भेजे। अभी मध्य प्रदेश में है तो शिवराज सिंह जी ने हमको सर्टिफिकेट भी दिया था, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो जरूर दिखाइए आप। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम उसी जगह सेवा नहीं करते जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, बल्कि तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना है, यहाँ भी हमने सारी सेवाएं करी है। और आज जब मैं तेलंगाना गया हूँ तो हर गांव में मुझसे लोगों ने कनेक्ट किया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों यूएई की तरफ जो है भारतीय युवा का भी बहुत रुख बढ़ा है और बड़ा इन्वेस्टमेंट, जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं तो कई बड़े मेहमान आते हैं जो कि दुबई में है, यूएई में नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ आकर के संभावनाएं तलाशते हैं। अब यहाँ के युवा भी यूएई जा रहे हैं, दुबई का रुख कर रहे हैं। कई बड़े होटल्स ग्रुप जो हैं भारतीयों ने वहाँ पर शुरुआत कर दी है, जिसकी इंदौरी कई लोग हैं जो कि वहाँ पर नाम रोशन कर रहे हैं। आपको लगता है संभावनाएं अपार हैं यूएई की तरफ शिफ्ट होने की, दुबई की तरफ शिफ्ट होने की? उसके 2 कारण हैं। एक तो यदि मैं ये कहूँ दुबई क्योंकि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि हम पढ़े। दूसरा, कलकत्ता से दिल्ली जाए या दुबई से बराबर है। तो आप विदेश में भी हैं लेकिन देश में, मतलब वहाँ की इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि भारतीयों की वजह से जो है बहुत हद तक बहुत अच्छी मजबूत है। बिल्कुल। आज देखिए, आप सेपा का एग्रीमेंट हुआ है, तो सेपा एग्रीमेंट में भारत और यूएई के रिलेशन के चलते हुए नाउ वी आर क्रॉसिंग द मैजिकल फिगर ऑफ $100 बिलियन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई
सेकंड थिंग, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार से हमने मतलब करीब 3 साल से ट्रेड चालू करा कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं हम उनको वहाँ बुलाते हैं, सारे इन्वेस्टर्स के सामने उनका प्रेजेंटेशन दिया जाता है और जो इन्वेस्टर्स यदि पसंद करता है तो उसको इन्वेस्ट भी करता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत करी गवर्नमेंट की तरफ से करी और हमारा कौंसिल जनरल जो CBI है और जो एम्बेसी है वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। एक फ्रेंड्स ऑफ MP एक ग्रुप भी जिसका पहले बहुत पहले गठन हुआ था और सरकार का भी जिसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या लगता है वो सही एग्जीक्यूट हो पा रही हैं ऐसी तमाम चीज़ें और संवाद बहुत अच्छा है? फ्रेंड्स ऑफ MP के मतलब 5 चैप्टर है, हिमाचल के माने दुबई में है, शारजा में, अलग अलग जगह पर हर जगह और वहाँ पे जो है चेयरमैन है, को कन्वीनर है, प्लस जो सेक्रेटरी सारे हैं और वो बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश के जितनी भी समस्याएं हैं उसके सुनते हैं, सबको सेवा करते हैं, बहुत अच्छी। 10 सालों से देश में मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट डिफाइन होने के बाद आपको लगता है कि जो कनेक्शंस होने चाहिए, जो संवाद होना चाहिए UAE के साथ, दुबई के साथ, वो बड़ा है और उसका विस्तारित रूप जो है हमें आने वाले दिनों में यदि मोदी जी तीसरी बार आते हैं सत्ता में तो वो और बड़ा विराट रूप दिखेगा और आपका इंडियन पीपल्स फोरम जो अभी छोटे हद तक मदद कर पा रहा है ये और विस्तारित रूप से कर पाएगा, आपको लगता है? उम्मीदें हैं? देखिए, जब मैं 26 साल पहले यहाँ से गया तब यू रियली आस्क मी, हम पूजन करने में भी थोड़ा हमको संकोच होता था ओपनली, लेकिन आज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यशस्वी प्रधानमंत्री एंड हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने 26 एकड़ 27 एकड़ जमीन BFPS को ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनाने के लिए जी जी बिल्कुल। और आज की तारीख में जो मंदिर बना है, आई गारंटी पूरे वर्ल्ड से, नॉट खाली हिंदू, दुनिया के सारे लोग आके उसको देखना चाहते हैं। द वे BFPS has developed that temple is a really a matter of pride for all Indians। तो इससे ज्यादा और क्या आप रिश्ते में की गवाही चाहते हैं कि एक मुस्लिम देश भारत के लिए ट्रेडिशनल मंदिर बनाने के लिए, मंदिर नहीं ट्रेडिशनल मंदिर, मतलब ये बताऊं मैं आपको कि जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक है, नक्काशी कला का उसमें इस्तेमाल किया गया है और पूज्य स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी हैं, वो उस मंदिर को देखते हैं तो उन्होंने 2 मॉडल दिए थे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को कि सर आप चाहें तो एक तो बंद कमरे में मंदिर बनाएं और एक ट्रेडिशनल के लिए अलाउ किया। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप आइए और MP न्यूज से मतलब उसको कवर करिए। ये रियली आपको इतना प्राउड फील होगा उस मंदिर को। आपका भी 56 इंच का सीना हो गया जब मंदिर वहाँ बना। मैं शुरू दिन से जिस दिन से जमीन मिली है उस दिन से उस प्रोजेक्ट के साथ हूँ और मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं इससे जुड़ा हुआ। चलिए अब देश के बारे में थोड़ी बात करते हैं क्योंकि बहुत लंबा आपने वक्तव्य दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीना आप बहा रहे हैं और यहाँ पर रहकर किस तरह से आपने एक वातावरण को देखा है और आपको लगता है कि इस चुनाव से देश की जनता, देश की आवाम एक निर्णायक फैसला देगी जो कि देश को आने वाले समय में एक निर्णायक मोड़ पर ले जाएगा? देखिए, मैं तेलंगाना गया जी, 13 तारीख तक मैं मध्य प्रदेश हूँ, उसके बाद मैं एक हफ्ता में बिहार रह के चला जाऊंगा, करीब 1 महीने से ज्यादा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ जी, हम मतलब नरेंद्र जी मोदी के समर्थक हैं, तो नरेंद्र जी मोदी 2029 तक नहीं देख रहे, वो 2047 तक देख। बिल्कुल। उनकी निगाह बहुत दूर तक जाती है और 2047 में उनका लक्ष्य देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है, तो ये उसी की तरफ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक भी पार्टी कोई सही तरीके का एजेंडा दे ही नहीं रही कि ताकि वो कम से कम लोगों को ये प्रपोज कर सके कि वो चाहते क्या हैं। आज आप ये देखिए कि एक जमाना था जब हम ये नारे सुनते थे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा हैं, कसाब की फांसी दिले की जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि जब पुलवामा होता है तो घर में घुस के जवाब पत्थर से दिया जाता है। आप 2014 के पहले पाकिस्तान को देख लीजिए और 2014 के बाद का पाकिस्तान देख लीजिए, आज आटे दाल के भाव। आप उनके ही जो है किसी मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि एक स्वर्णिम युग देख रहा है भारत नरेंद्र जी मोदी के कार्यकाल में। इससे ज्यादा और क्या गवाही चाहिए कि भारत का एक स्वर्णिम युग चल रहा है और अब ये कंटिन्यू रहने वाला है।
विश्व गुरु बनने वाला है और भारत को विश्व मित्र के रूप में नरेंद्र जी मोदी ने स्थापित किया। चलिए, जाते जाते प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पीपल फोरम के प्रेसिडेंट जितेंद्र वैद्य जी का क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए, और ये जो आप पसीना बहा रहे हैं किसका कितना आपको लगता है कि बहुमत में जो है 100% जो है इसका परिणाम भी दिखाई देगा? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। 13 तारीख करीब है और मैं मध्य प्रदेश के उस एरिया में हूं जहां पे 13 तारीख को मतदान होने वाला है। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। यदि उन्होंने बोला है कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार होने वाली है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 2 बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी को चुना। ये आपको सौभाग्य फिर से मिल रहा है कि आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार चुने, क्योंकि ये जरूरत उनकी नहीं, हम भारतीयों की है, ताकि भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। चलिए, तो ये थे हमारे खास मेहमान, यूएई में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और वहां पर आने वाले तमाम भारतीयों के लिए एक मददगार प्लेटफॉर्म, एक फोरम भी उन्होंने तैयार किया हुआ है और उसमें लगातार दिन रात वो मेहनत करते हैं, जी जान से जुटे रहते हैं। इन दिनों स्वदेश में है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां जहां प्रचार का अवसर मिल रहा है, स्टार फेस के रूप में उनकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि जनता का कितना प्रतिशत जो है 4 जून की तारीख को चुनाव नतीजों के साथ निकल कर आता है। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।